हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा श्वसन। इसे अंग्रेजी में रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। ठीक है। श्वसन क्या होता है? श्वसन वह प्रक्रिया होती है जो भोजन खाने के बाद जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, उसी को श्वसन कहते हैं। ठीक है। हमने क्या लिखा है? ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के जैव प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। इसी को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है। श्वसन की प्रक्रियाएं में सामान्यतः निम्न चरण होते हैं। श्वसन की प्रक्रियाएं में बहुत सारे चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? देखिए, पहला है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को मेरे प्यारे दोस्तों ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन। ठीक है। वायवीय श्वसन को एक चीज और कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। इसे अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पायरेशन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है। अंग्रेजी का इसका वर्ड है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन। और इसे किसी बुक में ऑक्सी श्वसन लिखा हो तो आप चिंता ना करें, क्योंकि ऑक्सी श्वसन भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है। वायवीय श्वसन में कोशिकाओं में O2 का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं O2 का अंतर्ग्रहण करती है, O2 को अपने अंदर ग्रहण करती है। O2 को अपने अंदर ग्रहण करती है। ठीक है। दूसरा है ग्रहण की गई ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण व साथ ही ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है। जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण की गई ऑक्सीजन से अपने उस ग्रहण की गई ऑक्सीजन की सहायता से एक तो ऑक्सीजन मतलब ऊर्जा का बहुत सारा निर्माण करते हैं, और उस हमारे शरीर में जो बढ़ोतरी हो, हमारे शरीर में ग्रोथ हो, उसके लिए भी बहुत सहायक होता है। ठीक है। उसके लिए भी बहुत अच्छे से सहायक होता है। ठीक है। श्वसन के दौरान शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जैसे श्वसन के दौरान शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कुछ। कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? जैसे H2O होता है, और CO2 यानी कि पानी बाहर निकालते हैं हम, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि हम जानते हैं जो हमारा शरीर है H2O को मतलब वाटर को H2O को बाहर निकालता है, और CO2 को हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम बाहर निकालते हैं, और वो बाहर निकालते हैं तो उसे कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे। आप ये जानते हैं। ठीक है। तो हम ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होता है। उस ऑक्सीजन के सहायता से भोजन में विखंडन होता है, और भोजन अच्छी तरह से पचता है। उस भोजन के पचने से और ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे कि हमारी शरीर को ग्रोथ मिल सके और हमारी शरीर को एनर्जी मिल सके। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है पॉइंट, श्वसन के दौरान शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ में, जैसे अपशिष्ट पदार्थ दो होते हैं, जैसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। दो पदार्थ होते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसे शरीर से बाहर निकालना, और वो शरीर से बाहर निकलता है। आप जानते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है। आपको ये प्रक्रिया अच्छे समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, श्वसन के प्रकार। श्वसन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन, इसे हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है। ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है ये वायवीय श्वसन। ठीक है। वायवीय श्वसन या इसे एरोबिक, ये याद रखना दोनों। ठीक है। इंग्लिश का भी वर्ड और वायवीय श्वसन तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है। इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन CO2 व H2O में हो जाता है। ठीक है। ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, पूर्ण रूप से टूटना होता है CO2 व H2O में। ठीक है। H2O में CO2 व H2O में टूटता है। ठीक है। जैसे कि हमने रिएक्शन लिखी है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, जैसे कि आपको दिख रहा है C6H12O6 एक्वस में होता है, और ये हमारी ऑक्सीजन गैस है। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं हम, तो ये टूटता है 6 CO2 में और 6 पानी के अणुओं में। ठीक है। यानी कि H2O में। फिर और ऊर्जा देता है। ऊर्जा कितनी देता है ये? वायवीय श्वसन में ऊर्जा 38 ATP आता है। ठीक है। 38 ATP की ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है। कितनी? 38 ATP।
मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखिए कि अवायवीय श्वसन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था वायवीय श्वसन क्या होता है, अब है अवायवीय श्वसन। ये अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, पर अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसका एक रिएक्शन भी है। देखिए ग्लूकोज से अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन में क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। एल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये चीजें उत्पन्न करता है। ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा होगी मेरे प्यारे दोस्तों 2 एटीपी। ठीक है, ये इतनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, एल्कोहल से यानी कि ग्लूकोज से अवायवीय श्वसन में एल्कोहल बनाएगा। एल्कोहल बनाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये इतनी चीज अवायवीय श्वसन में करता है। किसकी उपस्थिति में? ग्लूकोज की उपस्थिति में। ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है, यहां से उतार लीजिए। जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ये रिएक्शन किस में होती है? कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, द्रव्य। फिर ग्लूकोज से पाइरेट बनता है। ग्लूकोज से पाइरेट बनता है, पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट बनता है। कार्बन के कितने अणु? 6। ठीक है, कार्बन के 6। ठीक है, तो ये कोशिका द्रव्य में इसकी अभिक्रिया होगी तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कि यहां पर 3 अणु हो जाते हैं कार्बन के। कितने हो जाते हैं? 3 अणु। ठीक है, पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट से यहीं से रिएक्शन निकलती है, अभिक्रिया होती है और 3 अलग अलग भागों में अभिक्रिया हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए यह अभिक्रिया होती है हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ये CO2 H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा कितनी बनाता है? 38 एटीपी। ठीक है, 38 एटीपी कितनी ऊर्जा बनाता है। ये होती कहां है? वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन। ठीक है, ये कहां होती है रिएक्शन? वायवीय श्वसन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब इसके साथ एक रिएक्शन होती है, एक अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ये अवायवीय श्वसन में होती है। ठीक है, ये अनुपस्थिति में होती है और ये ईस्ट में होती है। एक ईस्ट
नाम का ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट में होती है ये, ठीक है। इसमें क्या बनाता है, ये इथेनॉल बनाता है, इथेनॉल प्लस पानी, और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, कितनी, 2 एटीपी, ठीक है। इथेनॉल बनाता है प्लस पानी और ऊर्जा बनाता है 2 एटीपी, ठीक है। देखिए इसमें एक कार्बन में टूट रहा है, ये एक कार्बन आ रहा है, ठीक है। इसमें इथेनॉल का सूत्र आप जानते हैं, CH3 प्लस CH3, यही तो होता है इथेनॉल का सूत्र। और इथेनॉल लगाते हैं तो ECOH, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन से बनता है इथेनॉल, ठीक है। तो यहां ये 2 कार्बन में टूटता है, ठीक है, ये 2 कार्बन में टूटता है, ठीक है। तो यहां से 6 कार्बन थे, फिर पाइरुवेट बनता है 3 कार्बन में, फिर यहां 1 कार्बन बनता है, फिर 2 कार्बन बनता है, ठीक है। तीसरी रिएक्शन होती है इसके साथ पेशी कोशिका में, पेशी कोशिका का मतलब हमारी जो मांसपेशियां होती है उसमें होती है ये तीसरी रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन ऑक्सीजन होगी तो भी हो सकती है, ऑक्सीजन ना होगी तो भी हो सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकती है ये रिएक्शन, और ऑक्सीजन ना होगी तो भी हो सकती है ये रिएक्शन, ठीक है। दोनों परिस्थिति में ये क्या बनाती है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, और प्लस ऊर्जा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनाती है, और यहां ये 3 कार्बन में टूटती है, इसके साथ 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आप वो आपसे पूछे कि ये रिएक्शन कोशिका द्रव्य में होती है, पाइरुवेट बनाती है, पाइरुवेट के बाद 3 पार्टों में टूटती है, ठीक है। 3 पार्टों में पाइरुवेट से वो वायवीय शोषण करती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पाइरुवेट से वो अनुपस्थिति में क्या करती है, एथेनॉल बनाती है और पानी बनाती है, ऊर्जा 2 एटीपी, ठीक है। पाइरुवेट से मांसपेशियों में रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, पर ऑक्सीजन हो या ना हो बात एक ही, ऑक्सीजन होगी तो भी रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन ना होगी तो भी रिएक्शन करेगी, दोनों तरीके से रिएक्शन यहां अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो ये हमारी मांसपेशियों में होती है, ठीक है। ठीक, आप सोच रहे होंगे ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी कोशिका होती है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोशिका है, इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी में हम मान लेते हैं ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य का केंद्र है, ये क्या केंद्र, ठीक है। तो ये इसके अंदर कोशिका द्रव्य है, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य है। और ये रिएक्शन हमारी कहां होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिएक्शन होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसी कोशिका द्रव्य में कोई एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका द्रव्य में होती है ये रिएक्शन। फिर पाइरुवेट बनाती है, पाइरुवेट 3 अणु का होता है, ठीक है। ये कितने अणु का होता है, ये कार्बन, एक कार्बन वाला, ये एक कार्बन वाला अणु है, ठीक है। ये क्या है, ये ईस्ट होता है, ये भी एक जीव होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपने अंदर रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपने अंदर ये रिएक्शन करता है पाइरुवेट के बाद, ठीक है। तो क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, यानी कि, और पानी बनाता है, और ऊर्जा बनाता है जो 2 एटीपी होती है, ठीक है।
ये 2 कार्बन वाला अणु होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये 3 कार्बन वाला होता है। ये हमारा पेशी कोशिका में ये रिएक्शन होती है। लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। ये लैक्टिक अम्ल होता है 3 कार्बन वाला अणु, ठीक है। ये 3 कार्बन वाला होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी देखा कि पाइरूवेट से 3 रिएक्शन बन रही थी। एक तो बन रही थी आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होती है उससे, यानी कि जो अभिक्रिया होती है उससे हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है और 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा था दूसरी रिएक्शन में आपने देखा था जो ईस्ट में होती है, दूसरी रिएक्शन में ईस्ट में होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है उस रिएक्शन के लिए, ठीक है। उसमें आप देख रहे थे इथेनॉल बन रहा था, उसके बाद पानी बन रहा था, उसके बाद 2 एटीपी ऊर्जा बन रही थी, ठीक है। वो रिएक्शन कहां होती है, ईस्ट में होती है। तीसरी रिएक्शन होती है हमारी पेशी कोशिकाओं में, जैसे हमारी मांसपेशियां होती है उसमें होती है। वो रिएक्शन होती है, उसे ऑक्सीजन मिले या ना मिले वो रिएक्शन तो भी होती है, ठीक है। वो बनाती है लैक्टिक अम्ल। क्या बनाती है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और ये रिएक्शन कहां होती है, पेशी कोशिकाओं में, ठीक है। ये हमने अब तक के लिए पढ़ लिया था, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, देख लीजिए। कभी कभी हमारे शरीर में, हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ठीक है। जिस कारक पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। इस पथ में पाइरूवेट एक अन्य कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि हमने लास्ट रिएक्शन में देखा था, लास्ट अभिक्रिया में ये कारण देखा था, ठीक है। हमारे शरीर में बना लैक्टिक अम्ल ही पेशियों में क्रैम ऐठन का कारण बनता है, ठीक है। यानी कि क्रैम हो जाता है, ऐठन हो जाती है, उसका कारण हमारी पेशियों में बनता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। ऐठन हो जाती है कि यार मेरा हाथ मुड़ गया या इसमें ऐठन आ गई मेरे, तो मेरा दर्द हो रहा है, तो वो उस तरीके से किस लिए, इसी लैक्टिक अम्ल की पेशियों में हो जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में बना हुआ लैक्टिक अम्ल ही पेशियों में होता है। किडवन, अब आता है किडवन को अंग्रेजी में हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, सही है। ये क्या होता है, ईस्ट या किसी अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा ग्लूकोज को अम्ल या इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया किडवन कहलाती है। ये आप याद रखना, पूछ सकता है पर इतना इंपोर्टेंट नहीं है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। ईस्ट या किसी अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा ग्लूकोज को अम्ल या इथेनॉल में बदलना किडवन कहलाता है, किडवन की प्रक्रिया, ठीक है। अब इधर देखिए, एटीपी की फुल फॉर्म है ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है एटीपी की। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है। ये भी याद रखना कि अधिकांश कोशिकीयों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है। पूछ सकता है ऊर्जा मुद्रा कौन सी है, तो एटीपी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और अधिकांश प्रक्रमों के लिए ये एक एटीपी एक ऊर्जा मुद्रा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। या यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों, हमने ये रिएक्शन की है, इससे क्या हुआ, एटीपी से एडीपी का निर्माण हुआ है, ठीक है। एटीपी से ये पी टूट करके अलग हो जाता है और ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। ये श्वसन से प्राप्त ऊर्जा से पुनः एटीपी का निर्माण करता है, फिर पुनः इसी तरीके से श्वसन से ऊर्जा प्राप्त से पुनः एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। लिखा है हमने, श्वसन प्रक्रम में बनी ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा कार्बनिक फास्फेट से एटीपी बनने के लिए किया जाता है, ठीक है। एडीपी से तथा कार्बनिक फास्फेट से एटीपी बनने के लिए किया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। जब भी आवश्यकता होती है तो एटीपी के अणु का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जब भी आवश्यकता होती है तो एटीपी के अणु का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही।
अगले लेक्चर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहिए और मेहनत कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ओके।